बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़िल मार्क के हक के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ मैदान जंग में अपनी सलाहियतें साबित की हैं बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी सिफारती ताकत को मुस्तहकम किया। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने अहम महाजों पर पाकिस्तान को शानदार सिफारती कामयाबियां दिलाई, जिसका एतराफ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी किया। और चीन ने दूसरी जंग अज़ीम की फतह की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में मुनक्किद शानदार फौजी परेड में सदर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ और किम जोंग उन की एक साथ मौजूदगी ने न सिर्फ एशिया की ताकतवर रहनुमाओं के इत्तेहाद की अक्कासी की बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती आलमी और रीजनल अहमियत को भी वाज़ेह किया। इस परेड ने न सिर्फ अमन और ताउन को पैगाम दिया बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी अहमियत और खित्ते में इसके सिफारती असर और रसूख को भी वाज़ेह किया है। भारत के वज़ीर आज़म मोदी को मदऊ न करना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत इस बात का मज़र है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के महवर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और मुस्तकबिल इसके लिए सिफारती और इक़्तिसादी फ़वाइद के नए दरवाजे खुल सकते हैं। नरेंद्र मोदी की इस परेड में गैर हाजिरी इस बात को सबूत था कि भारत अब दुनिया भर में अपनी साख खो बैठा है। चीन और अमेरिका दोनों अतराफ से ही उनकी अहमियत में मुसलसल कमी और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात को सबूत है कि पाकिस्तान अब सिफारती मैदान में भारत को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान आलमी सतह पर पजीराई और तज़व्वीराती अहमियत हासिल कर रहा है। मुल्क अंदरूनी चैलेंजेस खासतौर पर कुदरती आफात से भी नबरदाज़मा है। हालिया सैलाबी रैलों ने हज़ारों एकड़ फसलें तबाह कर दी हैं, जिससे ज़राई और ग़ज़ाई बहरान के खदशात खासे बढ़ गए हैं। गंदम, गन्ना, चावल और दीगर अहम फसलें और जानवर नुकसान का शिकार हुए हैं और पंजाब में पैदावार में 30 से 60% तक कमी मुतवक्के है। ज़ख़ीरा शुदा गंदम भी मुतासिर हुई है, जिससे ग़ज़ाई सप्लाई और कीमतों पर फौरी असर पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं दो टॉपिक्स पर प्रोग्राम मुझे मेरे मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब भी मुझे इनसे लेना है। और कैसे अपनी अंदरूनी और बहरानों से जो है वो निपटने का हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है वो हमने दुनिया को सामने लेकर जाना है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब, निशात अली साहब और किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से कि जिसके समरात हम किस हद तक समेट रहे हैं और आगे किस हद तक समेट सकते हैं, इसके ऊपर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। इसार राना साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। एक ही सफ़ में जब सदर शी जिनपिंग हो, व्लादिमीर पुतिन हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, किम जोंग उन हों, लेकिन जब खित्ते में हमने बात करनी है अमन की, सुकून की, तो इस सफ में हमें नरेंद्र मोदी नजर ना आए तो ये पाकिस्तान की कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है ना सिर्फ, और दूसरा ये भी कि इसके बाद हम पाकिस्तान की जो कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको किस हद तक बढ़ता हुआ देख रहे हैं सर। अच्छा चलिए, इसार राना साहब से मैं दोबारा सवाल करती हूँ, कोई टेक्निकल इशू। रज़ी साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। देखिए, ये जो है इस वक्त इस जगह पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदगी थी, उनके जहाज़ के वहाँ पे लैंड करने से लेके और आज परेड के ग्राउंड में जाने तक, वैसे तो वहाँ पे 20 ममालिक के सरबराह आए थे ना, 5 जो थे वो SCO के थे, बाकी जो थे वो नॉन मेंबर्स या ऑब्जर्वर्स थे, तो ज़ाहिर है कि उन 5 को तो अहमियत मिलनी थी। दूसरी बात यह कि आज खालिद खोखर साहब हमारे पास बैठे हुए हैं और ये मेजर गोरवारिया स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि मेजर गोरवारिया को इन्होंने रिप्लाई दिया था मीडिया में बैठ के, जो कि बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इनकी मौजूदगी जो है वो इस अमर की गवाही देती है कि इन्होंने, ये तो खुद बयान करेंगे इन्होंने जो कहा था, लेकिन मैं इसको आगे लेके चलूँ। देखिए, वहाँ पे ये जो ग्रेटर साउथ की बात हो रही है, आज उसका एक इजहार नज़र आया। भारत इसमें मिसिंग है और भारत जो है वो अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी के बायस मिसिंग है, और भारत इस जो प्लेटफॉर्म है उसको अमेरिका के साथ नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। यही वजह है कि इसी दौरे के दौरान जो उनके साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शशि थरूर साहब, उन्होंने बाकायदा ऑफर भी की कि हम 0% टैरिफ पे ले आते हैं जी। लेकिन वो ऑफर अमेरिका की तरफ से मुस्तरद कर दी उनके सेक्रेटरी खजाना ने। ये गया कि बहुत देर हो चुकी है और उन्हें कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते
अमेरिका की तरफ को से भारत को ये कह के तकरीबन उसको कहा गया कि अगर आप चाइना पहुंचे हुए हैं हमें थ्रेट करने के लिए तो आप वहीं पे रहिए। हालांकि उस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया तमाम अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ जीरो करने को तैयार है। तो मेरा मतलब है कि ये जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान वहाँ पे 5 टॉप ममालिक के अंदर मौजूद होना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है जो सोशल मीडिया पे इंडियन जो साथ में 30 व्लॉगर्स गए हुए थे, उन्होंने पूरी मुहिम चलाई। उस मुहिम के बावजूद भी, अगरचे वो मुहिम पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को जो फाइनल कम्युनिके जारी हुआ है उसमें जगह मिली। हमारे कंसर्न को उस एलामिये का हिस्सा बनाया गया और मोदी साहब का जिक्र तक नहीं हुआ कि वो वहाँ पे मौजूद थे या वहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से, और फिर आज ये हमें इंडियंस ने बताया था कि बहुत बड़ा काम आज चाइना करने जा रहा है, और वो अपनी रोबोट्स की एक आर्मी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। अगरचे मेरी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर कि वो भी परेड में से गुजरेगी, ये इंडियन तजियाकारों ने बताया था। लेकिन चाइनीज़ के हाँ से ये कंफर्म ज़रूर हुआ कि इस तरह की चीज़ वजूद में आ चुकी है, यानी अब जवानों की शहादतें नहीं होंगी, रोबोट जो हैं वो टूटेंगे या वो मारे जाएंगे। तो ये चाइना ने दुनिया की जंग के अंदर एक नई तकनीक की बुनियाद भी रखी है, उसको रवाज दिया है, और इस लम्हे के ऊपर पाकिस्तान उसका पार्टनर भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज़ है कि पाकिस्तान इस चेंज का हिस्सेदार है, साझेदार है। लेट्स सी कि हम आने वाले दिनों में इसके कितने और मजीद फवाइद जो हैं वो खुद भी अपने लिए, अपने कौम के लिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो है इसारा नसब, जहाँ पर ताकतवर रहनुमाओं के साथ हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें, वहाँ पर उनकी उन खित्ते के सुकून के लिए, अमन के लिए और तरक्की के लिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब इन लोगों के साथ मौजूद हुए एक सफ़ में, ये कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव मैसेज जो है वो हम अक़वाम आलम को देते हैं, कितना पुख्तगी का सबूत देता है ये हमारी दुरुस्त और बेहतरीन खारजा पॉलिसी का। ये वो लेकिन डिप्लोमेटिक पाकिस्तान में मौजूद है, और इसका अंदाजा आप इस बात से कर लें कि रूस कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है इसारा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाती हूँ। नौशाद साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो कि ताकतवर रहनुमाओं के बीच वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी सिर्फ पाकिस्तान के खत्ते में बढ़ते हुए अहमियत को किस हद तक फ़रोग़ देती है और क्या मैसेज देती है दुनिया पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अब पाकिस्तान भी एक ताकत के तौर पर उभर रहा है, यकीनन, खास तौर पर इस खित्ते में, क्योंकि अपने से बड़ी ताकत को जो है शिकस्त दे चुका है, तो यकीनन उसकी एक अहमियत जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। चीन के जो ये वाली परेड का मामला है, वहाँ पर यकीनन जो किम जोंग थे और साथ उनके रूसी सदर थे पुतिन, अब उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना वो दुनिया को एक पैगाम दे रहा है, और उस पैगाम वो इतना सख्त पैगाम है कि ट्रम्प को भी उस पर बात करनी पड़ी। अगरचे उन्होंने तंज़ीह की है, उन्होंने इसे साजिश भी कहा है, लेकिन उस मौके पर पाकिस्तान का मौजूद होना कम से कम इस खित्ते के अंदर एक वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि भारत इस खित्ते का चौधरी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा लफ्ज़ों को ज़रा मुहतात इस्तेमाल कर सकूं तो यही कहना चाहिए कि अब पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी है। तो जो एशियन टाइगर वाली बात थी वो किसी हद तक कामयाब भी होती नजर आ रही है, और एक हद तक ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो फौजी या अस्करी ताकत होती है वो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान चीन के बाद इस खित्ते की बड़ी ताकत है। और ये जो पहलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कल का जो जब प्रेसिडेंट शी के साथ जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की, जहां माशी तावन की बात की गई है, वहां पर हर तरह का जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, जो हमारी फ्रेंडशिप है उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। CPEC 2 के अलावा भी पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जब बात की जाती है, और दुनिया रूस, जनूबी कोरिया, चीन,
जो एक फौजी तावन है उनका, जी। वो खित्ते में बाकायदा फौजी तावन के तौर पर बाकी जो दुनिया है, यूरोपीय यूनियन है या अमेरिका है, वो उसको देख रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बहुत बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं वाज़ेह होकर सामने आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। वो सिर्फ दहशतगर्दी को इस खित्ते से खत्म करने में जो है ना अपनी तमाम एफर्ट्स पुट भी कर रहा है, और इसकी वजह से ही ये दहशतगर्दी जो है वो इस खित्ते में कंट्रोल हुई है। जब ये बात कही जाती है तो बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि पाकिस्तान ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। तो एक्चुअली इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं जी। या दुनिया के अंदर जाकर दहशतगर्दी कर सकते हैं, उनकी राह में पाकिस्तान ही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। क्यों? इसलिए कि देखिए, जो लोग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहे हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, जो हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अलावा भी जो यहाँ पर दीगर ताकतें हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि ईरान और चीन में भी वो बाज नहीं आते दहशतगर्दी करने से। तो जो फ्रंट लाइन होने की वजह से ईरान के अंदर जो चीजें थी या चीन में थी, वो पाकिस्तान उनको अब कंट्रोल कर रहा है। जब पाकिस्तान इनको कंट्रोल करता है तो दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है। तो जो भारत बीन बजा रहा था पूरी दुनिया के आगे, इस पूरी एक दिहाई से ये लगा हुआ था, 2 दिहाइयों से, कि जी पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाए, पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और वो दुनिया को ये बताए कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो बेसिकली उसका पूरे का पूरा बयानिया जो ठीक है है, वो ज़मीनी इंडिया तौर पे हो चुका है। या इंडियन मीडिया का नैरेटिव हो, उसको अब हर जगह सुबकी का सामना है। और उसकी जो जी निशात तो भाई सर, ने मुझे ब्रेक की बिल्कुल जरूरत एक फिक्रा, निशात भाई ने जो इतनी सारी बातें कही हैं, ये उस एक फिक्रे में कूजे में दरिया बंद हो जाता है कि अमेरिकन मीडिया ने जब मई की जंग को कवर किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द नाउ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन। मतलब इंडिया से ये पोजीशन ले ली, पाकिस्तान ने छीन ली है। तो मुझे वो याद आ गई खबर जो मैंने उस वक्त पढ़ी थी। प्लीज ठीक है, चलें जी, क्विक ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है बढ़ने का। ब्रेक से जब वापस आते हो तब आपका तज्ज़िया शामिल करूंगी, और बहुत सारे एक ऐसे मामला जो कि चाइना से हम सीख सकते हैं, उस पर मैं ज़रा खालिद खोकर साहब का भी तज्ज़िया लूँगी। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। असल पाकिस्तान की बेहतरीन डिप्लोमेसी का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस वक्त हमें नतीजा मालूम होती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम लोग अपने सिविल मिलिट्री मामलात को देखते हैं तो ना सिर्फ वो हमें एक पेज पे नज़र आते हैं, बल्कि हमें इसकी जो कामयाबी के सबूत हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताएगा साराना साहब, जिस तरीके से अमरीका, चीन और रूस, हम आपको लग रहा है कि इन तीनों ममालिक को एक साथ लेकर चलने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और उनका 4 बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ एक सफ में खड़ा होना, मुत्तहिद होना, और भारत का वहां पर ना होना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, वैसे तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसको अगर आप ये समझे ना कि ये भारतीय डिप्लोमेसी के ना अर्थी उठ गई। और ये कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये उनका अंतिम संस्कार था, जिसमें ये समझ लेंगे उनकी सियासत व्यासत जो है वो तो खत्म हो गई। और धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना वो अमेरिका के रहे ना वो इस कॉन्फ्रेंस के रहे। पाकिस्तान को पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक का रूज नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूँ। कि रूस भी, पुतिन भी कह रहा है कि जी हमें पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात अरूज पे ले जाने हैं। चीन हमारा वैसे ही बहुत पुराना भाई दोस्त है। अमेरिका हमारी तारीफें करता हुआ नहीं थक रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये को अल्लाह का मौजज़ा है और हमें एक ऐसा सुनहरी लम्हा मिला है कि जिसमें हमने अपनी सारे पुराने जितने जख्म है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुंदमिल हो रहे हैं और उन जख्मों के ऊपर अल्लाह की तरफ से मरहम रखा जा रहा है। जो हमारी कामयाब हम जाने भी हमारी है उसके नतीजे हमें इस तरीके से मिल रहे हैं कि हमारे पुराने जख्मों पे मरहम लगता चला जा रहा है हर आते हुए वक्त के साथ साथ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो छक्का है वो ये है कि उसके एलामिया में ये शामिल है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो काबिल मुजम्मत है। अब वो दहशतगर्दी जिन तंजीमों का नाम लेके की जा रही है उसके पीछे किसे नहीं पता कि भारत खड़ा है। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की एक कामयाब डिप्लोमेसी और इसका क्रेडिट
बिल्कुल सिविल और मिलिट्री दोनों को जाता है, जिन्होंने यकसू होके एक प्लेटफॉर्म पे होके पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए काम किया। कुछ अल्लाह की मदद आ गई और कुछ भारत ही इतना माठा निकला कि उसको हमने अभी एक ही चपेट मारी तो वो गिर पड़ा। 2-3 और लग जाती तो ज्यादा बेहतर होता। सो मैं समझता हूँ कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के असल दूल्हा पाकिस्तान है, जिसे हर शख्स ने सराहा, जिसे हर शख्स ने चाहा, और मोदी जिसको तस्वीर में भी जगह नहीं मिल सकी, वो जो मेन ममालिक की थी। इससे आपको अंदाजा हो जाए कि उसकी हैसियत औकात अब आलमी तनाजुर में क्या रह गई है। भारतीय मीडिया पुरानी फुटेज दिखाता रहे, जो मर्जी करता रहे, लेकिन मैं ये लगता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में छाया हुआ था और कोई फ्रेम ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल हुआ हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी और ये दोनों को क्रेडिट जाता है। और आपके तज्जिए में आपने जो एक जुमले का इस्तेमाल किया ना कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का असल दूल्हा पाकिस्तान है, इसने तो कमाल ही कर दिया है इसारा रसा। ये बड़ा बेहतरीन जुमला था आपकी गुफ्तगू का, आपके तज्जिए का। आप मुझे इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं और मैं जरा खालिद यहाँ पे बैठे हैं उन्हें शामिल गुफ्तगू करूंगी। अच्छा, उनसे मैं चूंकि मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, जाहिर सी बात है इस एस्पेक्ट पर तो नहीं, क्योंकि सैलाब से मुतासर है पाकिस्तान, तो हमें आगे किन किन मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ मैंने उसकी तरफ आना है, लेकिन कुछ रोज़ पहले खालिद खोकर साहब आपकी मुलाकात हुई चाइनीज़ डेलीगेशन से, और आप बता रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा डेलीगेशन था जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल था। कोई 22 के करीब लोग जो थे वो पाकिस्तान है, चाइनीज़, और एग्रीकल्चर डेलीगेशन जो था उससे आपकी मुलाकात हुई। और पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के जो डीजी हैं, जो सरबराह हैं, वो भी इस डेलीगेशन के साथ मौजूद थे और उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। सर, मुझे आप बता सकते हैं कि क्या मुलाकात का जो था वो महवर रहा, क्या गुफ्तगू हुई, और साथ ही साथ ये भी कि जो इस वक्त जिस सिचुएशन में हम बहसीत कौम मुब्तला हो चुके हैं, निकलने का रास्ता क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे शर्फ बख्शा कि मेरे पास आके इशाइया में शिरकत की। अच्छा। मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे डेरे पे तशरीफ़ लेके आए, जिसमें मोहतरम जनरल शाह नज़ीर साहब भी साथ थे और जनरल मोहम्मद यूसुफ मंजोका साहब भी साथ थे। जब पता चला कि वो जो चाइनीज़ तशरीफ़ लाए हुए थे तो उनका सबका एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ था। कोई ड्रोन बनाता था, कोई कुछ करता था। वहाँ के ड्रोन दवाइयाँ छिड़कने के लिए, जी वहाँ के टॉप जो बिजनेसमैन है ना, उनके वो हेड थे जी, सीईओ थे, टॉप जो बड़ी कंपनी उनके वो सीईओ थे। पता ये चला कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वो यहाँ हमारे पास आके उन्होंने बहुत ही खुशी का इज़हार किया, खुसूसन जब हमारे एक दोस्त गुलकार ने जब दिल दिल पाकिस्तान गाया तो पूरे चाइनीज़ साथ वो लगे हुए थे दिल दिल पाकिस्तान गाने के लिए, और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने मुल्क के लिए वो कह रहे हों, यानी कि अपने जज्बात का जिस तरह उन्होंने उन लफ्ज़ों में अहाता किया, उनको हालांकि पता, उनको बताया गया दिल दिल पाकिस्तान का मतलब क्या है। अच्छा। तो उसके बाद जो उनकी सबसे सीनियर खातून थी मैडम माह, पता चला कि जब वो मेरे गांव से खानेवाल से जब बहावलपुर गए तो वो बहावलपुर तक रास्ते में वो गाती गई है दिल दिल पाकिस्तान, यानी इतनी उसे इस चीज़ की खुशी हुई। पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग यहाँ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, सारी बसें ठीक हो गई। अगर ये लोग जदीद रिसर्च लेके आ जाते हैं तो उससे पूरे पाकिस्तान के हर काश्तकार को फ़ायदा होगा। और लग ये रहा है कि जिस तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव वाले इस पे लगे हुए हैं, और उनका मोटो ये है कि जिस हिसाब से हम आबादी अपनी ऐड कर रहे हैं हर साल, कि हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में की ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ के ना होने हमारी पर एकड़ पैदावार कम है, हमारे पास गैरबाद रकबा बहुत पड़ा है, हम रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन रेशियो को बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। हाँ, वो काम हो रहा है और बहुत ही सीरियस लेवल पे काम हो रहा है। सही। वो डेलीगेशन बाकायदा चुलिस्तान में गया, वहाँ भी उन्होंने 2 दिन गुजारे हैं और चुलिस्तान में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका फायदा पाकिस्तान की पूरी ज़राअत को होगा। क्योंकि इस वक्त देखें ना, हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो सैलाब ने इस वक्त जो सूरत हाल कर दी आपके सामने, अब सब्जियां नापायद हैं, गंदम बहुत महंगी हो गई है। हालांकि गंदम इतनी महंगी नहीं हुई, ये भी मैं आपको, अभी तक काश्तकार की जो पैदावारी लागत से उसका रेट कम है, यानी बड़ी मुश्किल से इसमें काश्तकार की पैदावारी लागत आएगी। देखने की बात यह है कि इस वक्त तीनों दरिया बिफरे हुए हैं जी, चनाब,
रावी और सतलुज। अच्छा, मैं इसकी तरफ भी आ रही हूँ आपसे, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पुरानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाह रही हूँ। किस तरह की जो प्रोडक्शन रेशियो पर काम होगा, जिस पे चाइनीज डेलीगेशन भी चाह रहा है कि, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के जो सरबराह है वो भी ये चाह रहे हैं। सर, कौन सी क्रॉप्स ऐसी हैं कि जिनकी प्रोडक्शन ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं तवज्जो मरकूज है चाइनीज की? खसूसन हमारे यहाँ कॉटन बहुत पीछे चली गई है। अब ये देखें ना, कॉटन हम 92 में हमारी 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। हाँ जी। अब पिछले साल हमारी 52 लाख बेल थी, इंडिया 4 करोड़ पे चला गया है। हमने कॉटन बेल का वजन भी कम किया है और हमारी एक्सपोर्ट का टोटल 65% जो शेयर है वो कॉटन का शेयर है। तो इसलिए वो कॉटन पे मेन उस पे फोकस करें। कॉटन तो इम्प्रूव हुई है, तकरीबन 85 पे भी गई है जी। 85 मिलियन नहीं, कॉटन तो बहुत पीछे गई है जी। कॉटन वो पीछे आई थी, लेकिन 1-2 साल पहले इम्प्रूव भी हुई। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई जी। मैं कॉटन ग्रोवर हूँ, मैं कॉटन का बड़ा ग्रोवर हूँ जी। 8 मिलियन तक गई है, लेकिन हम कहाँ से वापस आए हैं? हाँ, आए तो हम 1.5 मिलियन से। नहीं, 14.4 मिलियन से हम वापस आए हैं। जी वही। तो हमने कॉटन बेल का वजन भी कम किया है, कोई 20-25 किलो, 170 से 80 किलो एक वजन होता था उसका, अब हमारा 150 केजी वजन है। उसके बावजूद हम कपास में बहुत पीछे चले गए और उससे हमारी एक्सपोर्ट में बहुत फर्क हो सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। ठीक है, अब तो चले, अब जरा मैं आप ही से पहले गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ ये सिला वाले मामले पर भी सर, फिर मैं पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूंगी। मुझे ये बताएगा सर, अब तक हमारी जितनी भी 4 बड़ी फसलें हैं ना बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो चुकी हैं। इनमें हमारा गन्ना भी है, इनमें हमारी चावल भी है, इसमें हमारा क्या कहते हैं गंदम भी शामिल है और कपास, इसका भी आप जिक्र कर रहे थे। पहले ही पाकिस्तान का जो किसान है वो बेहाल हुआ बैठा है और इसके बाद तो इस सिचुएशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि किस करवट जाएगी, कहाँ पर जाकर मामलात रुकेंगे, बचाव कैसे मुमकिन है, ये जो इमरजेंसी स्टेप्स हैं वो क्या लेने होंगे सर? देखें जी, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 3,500 से 4,000 मवाज़ियात हैं जहाँ पे सैलाब इस वक्त तक पहुँचेगा। अभी तो सैलाब मुल्तान पहुँचा, अभी आगे जा रहा है जी। उसके बारे में आगे क्या नुकसान करता है कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ काश्तकारों के लिए तो क़यामत सुग़रा वो बर्पा कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ को वो मिलियमेट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। चाहे खसूसन चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है, मक्की की फसल को नुकसान पहुँचा है, कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है, गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचा है, तमाम किस्म की सब्जियात को जो आज आपकी ज़रूरत के इस वक्त इस्तेमाल उनको नुकसान पहुँचा है। हाँ जी, तेल की फसल को नुकसान पहुँचा है और एक और खसूसी जानवरों का जो चारा है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि काश्तकार अपने जानवर से, फसल से इस हद तक मोहब्बत करता है, इश्क की हद तक, कि वो खुद तो भूखा रह सकता है, अपने जानवर को भूखा नहीं देख सकता। इसमें मैं हुकूमत से भी एक गुजारिश करूंगा कि अभी उन्होंने शुरू किया है कि जानवरों के लिए चारा देते हैं ID कार्ड देख के 10 किलो। अब देखें ना, एक काश्तकार है, उसके जानवर उसने 5 रखे हैं, उसको 10 किलो मिलेगा शनाख्ती कार्ड के ऊपर, वो भी गलत है, उसको पूरा मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ID कार्ड तो अक्सर के पास रहे ही नहीं, वो दरिया की नजर हो गए, यानी उनको वैसे वहाँ के नंबरदार से किसी और से तस्दीक करवाया जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज शिकायत करने का वक्त नहीं है। जो हकीकत है कि हमारे इदारे बहुत काम कर रहे हैं सारे मिलके, उसमें पाक अफवाज भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, उसमें शहरी इंतजामिया और जो लोग ऐसे भी शामिल है। इसमें मैं एक गुजारिश करूंगा अपनी 25 करोड़ कौम को, अवाम को, कि ऐसे काम में सब बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, क्योंकि अकेला हुकूमत का काम नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे। हम इस तरह यकजान हो जाएं, जिस तरह इंडिया के खिलाफ हम यकजान हुए हैं, सब इकट्ठे हो गए थे, उसी तरह अगर पूरी कौम इनके लिए इकट्ठी हो जाए तो मेरा ख्याल है हमें कोई मसला नहीं होगा। ये सारे, और हुकूमत को चाहिए इस वक्त कि अगली फसल काश्त करने के लिए इन लोगों के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो अगली फसल, क्योंकि स्पेशली गंदम की फसल आनी है, गंदम की फसल काश्त करनी है, क्योंकि उनके पास खाने की जो गंदम थी वो भी गई, जो दालें थी, चावल थी, किसी चीज़ की, कपड़ा था, कोई चीज़ उनके पास बाकी कोई चीज़ बची नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि अगली फसल उनकी काश्त करवाएं, उनको खाद भी दें, उनको बीज भी दें, उनको डीजल भी दें, उनको पेस्टिसाइड भी दें और उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, ताकि इस 25-26 करोड़ के अवाम की फूड सिक्योरिटी के वो जामिन बन सके। ऐसे ये सर किसान खड़ा ही उस वक्त हो सकेगा जब उसके जो क्रॉप्स हैं उसको देखिए, मुतालबा भी कर दें कि उनके बिजली के बिल भी माफ करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जी। पहली चीज़ तो ये है कि किसान को जब तक हुकूमत ये यकीन नहीं दिलवाएगी कि तुम्हें तुम्हारी फसल का रेट मिलेगा, गंदम काश्त नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 साल में हमें असल रेट से 2200 अरब रुपया 2 सालों में कम मिला है। काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान है, उसकी माली हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके जज्बात की जो शिद्दत है ना वो मैं आप तक नहीं पहुँचा सकता इस वक्त, क्योंकि जब
वो एक फसल काश्त करता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट किया 4,000 रुपया, उसे रेट मिल रहा है 1800-1900 रुपया, तो उसको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा। तो उस वक्त उसने भी बच्चे पालने हैं, बच्चों को तालीम भी देनी है, बच्चों को खाना भी देना है, बच्चों खालिद खोखर साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत बात की बात है ना जो आप कह रहे हैं कि कीमतों का तयन करना। अभी तो हमारी जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसान के लिए, हुकूमत से गुजारिश वो यही होनी चाहिए कि आप कि जिस हद तक सब्सिडाइज कर सकते हैं मामलात को, या जिस हद तक फ्री हैंड दे सकते हैं और वहां तक जाने की कोशिश करें। यहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए सब्सिडाइज वाली बात नहीं है। सैलाब ज़दगान के लिए तो मैं कहता हूँ हमें कोई सब्सिडी ना दे बाकी काश्तकारों को, सिर्फ जो सैलाब ज़दगान है इस वक्त उनकी इमदाद के लिए उनको 100% हर चीज फ्री दे। आपने दुरुस्त कहा, मैं कुछ यही कहना चाह रही थी लेकिन फिर आपने बात को मजीद एक्सप्लेन कर दिया। रिजवान रशीद साहब, अभी तो हम लोग पंजाब के किसान की बात कर रहे हैं, सिंध की तरफ तो अभी बढ़ रहे हैं ना मामला आहिस्ता आहिस्ता, एंड वी जस्ट होप कि सिंध हुकूमत ने इसके लिए कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिज्म तैयार करके रखा हो कि जितना केपी में नुकसान हो चुका, जितना पंजाब में नुकसान हो चुका, उतना सिंध में ना हो। सिंध की तरफ हमारी कौन कौन सी फसलें खड़ी हैं जो कि मुतासिर हो सकती हैं, और अगर अभी पंजाब को नहीं हम समेट पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, सर अगर सिंध की भी जो ये फसलें और लाइव स्टॉक तबाह हो गए तो बहरान किस हद तक आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये एक कौमी बहरान है, इसमें किसी सूबे की तो डिस्टिंक्शन है नहीं, नेचर उसकी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। केपीके के अंदर वो एक और तरह का बहरान है। मैं ये कहना इस पंजाब के अंदर देखिए, अगर एक सूबे में बहरान है तो हम दूसरे सूबों से मदद मांगेंगे ना, लेकिन दूसरों सूबों के पास भी फसलें बरकरार नहीं रहेंगी, लाइव स्टॉक वहां पर भी जो है वो लुकमा अजल हो जाएंगे, तो सर फिर मामला कैसे आगे चलेंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नॉर्मली तो यही होता है ना कि अगर पंजाब के अंदर क्रॉप वो वाली नहीं है तो सिंध से आ जाती है, और सब्जियां वेजिटेबल तो हमारी अक्सर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आ रही होती हैं इस वक्त साल के बहुत सारे दिनों के अंदर। आज मैं सब्जी खरीदने गया तो टमाटर जो था वो तकरीबन कोई 6-7 गुना ज्यादा कीमत पे मिल रहा था। तो एक तो उसने कहा तो जी सर 6-7 गुना मिल रहा है, अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में। हाँ, तो उसने यही कहा, उसने कहा जी गिलगित से आना है अब। हाँ। ये पंजाब का जो थोड़ा बहुत बचा था ये तो वही है, अभी गिलगित से आना शुरू होगा तो कीमतें इससे और भी बढ़ेंगी और अगली गर्मियों तक यही कीमतें चलेंगी। तो आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह से बहरान को कर रहा है। लेकिन राइट नाउ जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो तो मेरा ख्याल है कमाद की है, जो कि सिंध में भी है, खालिद साहब करेक्ट मी, सिंध में भी है और पंजाब में बड़ी क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, और चावल की है। ये दोनों में कॉमन है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, गंदम तो नहीं है अभी, वो तो सर्दियों में काश्त होती है। मक्की है, मकई है। मकई अब बहुत बड़ी क्रॉप बन गई है पाकिस्तान की, हाइब्रिड सीड के बायस, क्योंकि 80 मन 90 मन 100 मन उसका प्रोडक्शन होती है। ये तमाम क्रॉप्स जो है ना, ये हम बेसिकली हमारे इंसानों और चौपायों की बुनियादी खुराक हैं, और ख़ास तौर पे इंसान तो चले इंपोर्ट कर लेगा गंदम, वो चौपायों के लिए जानवर चारा हम कहाँ से इंपोर्ट करें, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो और हमारे जानवर हो सकता है वो वाला इंपोर्टेड चारा खाएं भी ना, क्योंकि उनके भी तो टेस्ट बड होंगे ना जो इस्टेब्लिश हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से प्लानिंग की ज़रूरत है कि हम इसको डोमेस्टिकली पूरा कर सकें। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो अफ्रीका की क्रॉप ग्रास कही जाती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है और फिर बार बार करती है। बरसीन का नेमुल बदल उसको कहा जाता है, और ऑल वेदर है, उसको भी देखा जा सकता है, और बहुत सारे आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं खोकर साहब से इस बारे में जवाब लेती हूँ, लेकिन जरा पहले बाकी पैनलिस्ट को साथ साथ शामिल करना शुरू कर दूं। नशाद साहब, मुझे ये बताएगा, ज़राई बहरान के बाद जो ग़ज़ाई बहरान है, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अब देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि वो जो भी इस वक्त नुकसान हुआ है, उसकी जो भी शॉर्टेज है उसको इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट उसको करनी चाहिए और जल्दी इंपोर्ट करनी चाहिए, इससे पहले के प्राइसेस जो हैं वो आम आदमी को भी इफेक्ट कर रही हों और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हो। देखिए, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, वो तो हमारे सामने है। कम से कम उसको कॉम्पनसेट करना, इन टाइम कॉम्पनसेट करने का फायदा ये है कि वो मार्केट की प्राइसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देंगे। ये एक मामला है। लेकिन असल मामला ये है, देखिए, ये हम जो बहसें कर रहे हैं ना, हम जब चीन की बात करते हैं तो वो हमसे 3 गुना ज्यादा यील्ड देते हैं पर एकड़। अब ये जो पर्सपेक्टिव है ये हमें ठीक करने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है खोकर साहब ने ये जो कहा
कि जी वहाँ से जो चाइनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इवन चोलिस्तान के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इससे अगर हाइब्रिड सीड की टेक्नोलॉजी यहाँ शिफ्ट होती है, हाइब्रिड सीड यहाँ आता है जो हमें सूटेबल है, तो हमारे लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि पर एकड़ यील्ड की वजह से अगर आप 39 मन ले रहे हैं, 40 मन ले रहे हैं, तो उसके अंदर कॉस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसान की। तो अगर 3 गुना ले रहे होंगे तो कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगी और उससे किसान को फायदा होगा। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ये जो रजी साहब ने बात कही है ना, कि हमें फौरी तौर पे ये जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए। जिन जिन इलाकों में सैलाब नहीं है और कहीं पे कोई इस तरह की गुंजाइश मौजूद है, वहां हमें ये क्रॉप्स जो है ये फौरी तौर पे इसकी बुआई शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हर चाहे शॉर्ट टर्म भी हो, उसको कुछ टाइम चाहिए जो उसके तैयार होने के लिए, ताकि जो प्रेशर इंपोर्ट के लिए ऊपर डेवलप होगा उसको मिनिमाइज किया जा सके। और जो असल बात है वो ये है कि देखिए, हम कुछ भी कह लें, अब हमारे सामने ये जो फिनोमेना है, ये हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज का। अगले साल 22% की शिद्दत की बात कर रहे हैं, उससे अगले साल ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और इसका मल्टीपल इफेक्ट आएगा। तो हमें आज से उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए और कर देनी चाहिए। अब पहले ही ये शायद हम 1 दहाई लेट हैं, 1 दहाई हमने बातों में गुजारी है, सिर्फ गुफ्तगू में गुजार दी है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इन सारे मामलात को देखने के लिए ये जरूरी है कि कौमी पॉलिसी तैयार की जाए, उसको तैयार करके तमाम सूबे उसका हिस्सा हों, तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर शामिल हों और मैक्सिमम जो है हमें अपनी जमीन जो है वो करने की पोजीशन में आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम कहीं पे पानी की वजह से, कहीं जेर जमीन पानी ठीक ना होने की वजह से, कहीं पे हमने जो एरियाज हैं वैसे ही रखे हुए हैं जिनको हम कल्टिवेबल बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाते। वहां गवर्नमेंट को इंटरवीन करके जो कर्ज देकर काश्तकारों को सपोर्ट करना चाहिए और जो एक्सपीरियंस काश्तकार हैं उन्हें बढ़ा के जमीन देनी चाहिए ताकि वो उसको जल्दी और प्रॉपर्ली ग्रोएबल एरिया बना सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आने वाले वक्त के लिए। अच्छा खालिद साहब, सराय गोभी में उन्होंने चाइनीज ने अपनी टेक्नोलॉजी से चावल उगाए, तो हम भी चोलिस्तान में चावल उगा सकते हैं। सही। इसाराना साहब, आपके नजदीक कॉटन लगा रहे हैं। इसाराना साहब, आपके नजदीक क्या तजावीज होंगी कि कौमी पॉलिसी इस वक्त हमारी होनी क्या चाहिए? और दूसरा ये भी कि हमने अगर ग़ज़ाई बहरान, ज़राई बहरान से निपटना है तो हमारे यहाँ गवर्नेंस के मामला जो है ना वो सिर्फ वो सबसे ज्यादा आड़े आ जाते हैं। क्योंकि आगे चलकर जैसे कि हम कह रहे हैं कि ग़ज़ाई किल्लत का सामना होगा, लोगों ने जखीरा तो कर रखी है गंदुम भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गंदुम में मुतासर होने का जो है वो बहुत खदशा है। क्योंकि जिस तरीके से तवातुर के साथ बारिशें हो रही है सर, लोगों के गोदामों तक में पानी घुस चुका है, छतें टपक रही हैं। तो इन सब चीजों का इंतजाम करना, फिर आगे क्या कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटीज का बाजारों का रुख करना, ये सब कुछ आगे चलकर हमारी गवर्नेंस की तरफ बढ़ेगा। देखिए, बात ये है कि जैसे रजी अभी टमाटर लेने गए और इन्हें 20 रुपए का टमाटर पड़ा है, तो 20 गुना ज्यादा कीमत के क्या बता रहे थे कि इन्हें कितने का टमाटर पड़ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ देहात में बहुत सारे मसाइल हैं, शहर में भी वो मसाइल इस शक्ल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें कम से कम हम शहरों को तो कंट्रोल कर सकते हैं इन मामलात में, और इस पे हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आजमा बुखारी साहब का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा ने 10 लाख शहरियों की जान बचाई है और 7 लाख मवेशियों की। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। हमारी वजीर आला जो है वो मैदान में है, जान बचा रही हैं लोगों की, और इनके होते हुए मुझे तो अब कोई डर नहीं लग रहा कि पंजाब को कोई मजीद नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आला साहिबा ने एक अच्छा काम ये भी किया कि वो मस्जिद पे जो उनकी तस्वीर लगी थी उस पर उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। तो ये जो लोग उनके नाम पर ज्यादा शाह के तरफदार होते हैं, उनकी तरफ भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो हर चीज पे उनकी तस्वीर, ये उनको इल्म में भी नहीं होगा, वो तो अपने काम में। ये बात आपने दुरुस्त की साराना साहब, कि जहाँ पर 10 चीजें अच्छी चल रही हैं वहां पर 2 मामलात कोई ऐसे निकल आ जाते हैं कि सबका सब जो होता है ना वो मलिया मेट हो जाता है, उसी सिलाबी पानी की नजर हो जाता है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो लगी हुई है, मुझे यकीन है कि उन्हें नहीं पता होगा कि हर चीज पे उनकी तस्वीर छापी जा रही है और जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या उनको उनका मेहनत को जाया कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये आपको इतना छोटा मसला नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, रजी साहब के भी बड़ी ग्रिप है इस मामलात पे, और क्या कहते हैं नौशाद साहब की भी। ये एक हमें कौमी बुहरान है जो हमें सामने नजर आ रहा है। हम ग़िज़ाई किल्लत की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत पहले से हमें पता था इस बात का। रजी साहब से पूछिएगा कि ये क्या हमें पता नहीं था कि हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ग़िज़ाई किल्लत की तरफ।
और हमारे कोई प्लानिंग ही नहीं है, इसलिए कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है क्या उनका कौन सी भूख से उन्होंने मर जाना है। और मरना तो मैंने है, मरना तो हमारे बच्चों ने है, उनको कौन सी भूख पड़ जानी है, उनको कौन से मसाइल खड़े हो जाने। तो मुझे कोई इतनी को खुशफहमी तो नहीं है कि कोई पता नहीं हम कोई अचानक सब कुछ खत्म करके और पूरी कौम जुट जाएगी, पार्लियामेंट में एक ही मौजू पे बात होगी और सेनेट में एक मौजू पे बात होगी कि बस जी बस अब हमने कुछ नहीं, हमें कौम को बचाना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सियासत खेलते रहेंगे। जिन्होंने मरना है मर जाए, जो बच जाए वो बच जाए, उनकी किस्मत है। चलें, अच्छा, दो गुफ्तगू के पॉइंट्स थे जिन पे मैंने खालिद साहब आपसे ज़रा जाना है। एक रज़ी साहब ने बात की थी, एक निशात साहब ने। रज़ी साहब ने जानवरों के चारे के हवाले से बात की थी सर, कि इम्पोर्टेड चारा, जाहिर सी बात है ये देसी जानवर है, पाकिस्तान में रहने वाला है, खाता अपना जिस तरह जो आदत डाली गई है जानवर को शुरू से सर, वो उसी किस्म का चारा खाएगा। लेकिन चूंकि आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, आपकी समझबूझ हमसे बहुत ज़्यादा है सर, इम्पोर्टेड चारे के अलावा भी जानवरों के लिए कोई मुतबादिल खुराक हो सकती है? एक सवाल मेरा ये। दूसरा भी साथ से ले लीजिए कि शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के हवाले से बात कर रहे थे निशात साहब भी, तो सर ये शॉर्ट टर्म क्रॉप से मुराद कौन सी फसलें हैं और ये कितना टाइम लेती हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पहले भी इम्पोर्टेड फॉडर काश्त होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा काश्त होता है। और लेकिन काश्तकार जो काश्त करता है वो अपने जानवर की जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो खाना पसंद करता है, उसी हिसाब से वो काश्त करता है। और कोई भी अगर बाहर से सीड लेके आए, लोकल सीड, उसमें टाइम तो लगना है, बराबर टाइम लगना है। ये नहीं है कि वो जल्दी हो जाएगा, जो हमारा लोकल है वो लेट हो जाएगा। तो इसका फैसला काश्तकार खुद करता है जी, कि उसने क्या काश्त करना है, क्या अपने जानवर को क्या खिलाना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जानवरों के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत ज़्यादा। यानी वो अपने रोडों के ऊपर हर जगह पे जानवर लेके बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान में जानवरों की तादाद भी बहुत है। और हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसकी सपोर्ट उस वक्त होगी जब हमारे इलाके के इर्द गिर्द के काश्तकार जो है ना, जिनके पास सैलाब नहीं आया, वो उनकी सपोर्ट करें, उनके जानवर लेके आए, अपने पास रखें। इसके अलावा और हमारे पास इस वक्त कोई हल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो क़यामत सुगरा बरपा है इस वक्त उनके ऊपर, उनकी तो हर चीज़ चली गई है। तो फिर मुझे ये बताइए ना खालिद साहब कि इसमें किसान इत्तेहाद काउंसिल क्या किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट लेवल पे तो हर कोई किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, पर आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी बेल्ट जो है वो मुतासिर नहीं देखिए, हमारे जो हमारे किसान आजाद के नुमाइंदे हैं वो हर वक्त वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िले में जा रहे हैं, हर ज़िले में वहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगली फसलें काश्त करने के लिए आप देखें ना, आप कोई भी शॉर्ट टर्म फसल ले लें, गंदम की जगह कोई और चीज़ तो नहीं ले सकती, चावल की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। अच्छा, अब चावल को ये ले लें, अब चावल की फसल इस वक्त काश्त है, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी फसल है वो चावल की है। तकरीबन पंजाब में कोई 80 लाख एकड़ पे वो काश्त होती है, गन्ना को 20 लाख एकड़ पे काश्त होता है। इस तरह उसके बाद चावल के बाद मक्की बहुत बड़ी फसल है इस वक्त यहाँ पे। तो ये सारी फसलें ऐसी तैसी फिर गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम चावल देखें ना, $4 बिलियन का हम पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है, अब उसकी एक्सपोर्ट में भी कमी आ गई, ये भी एक बहुत बड़ा खसारा होगा तमाम के लिए। इस तरह कपास को ले लें, कपास का पहले ही बेड़ा गर्क था, बिल्कुल उसका सत्यानाश था, अब कपास का और बेड़ा गर्क हो गया है। कपास का तो एक ही वजह थी कि काश्तकार को जब रेट नहीं मिला, हालांकि कपास ज़्यादा काश्त करवाई गई, अगली काश्त ज़्यादा करवाई गई, बड़ी मेहनत हुई उसके ऊपर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेहनत की, किसान इत्तेहाद ने भी मेहनत की, लोगों से काश्त करवाई। लेकिन जब रेट नहीं मिला तो काश्तकार ने हाथ खींच लिया, उसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे नहीं किया, खादों का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप ये देखें ना कि इस वक्त हम तकरीबन 30% यूरिया खाद हमने इस 6 माह में कम इस्तेमाल किए हैं, 22% हमने फास्फोरस खाद कम इस्तेमाल किया है, इस तरह पोटाश की हमने 20% कम इस्तेमाल किया है। अगर हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, न करने की वजह, पैदावार कम न करने की वजह यह है कि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। इस वक्त देखना, हुकूमत का काम ये देखना है कि वो काश्तकार से कैसे काश्त करवा सकती है, काश्तकार को कैसे वो अकोमोडेट कर सकती है। काश्तकार का आप इस वक्त हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एतमाद बहाल करे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने गंदम को डीरेगुलेट किया, जब अपने मतलब की बारी है तो उसको रेगुलेट कर दिया। अभी उन्होंने 22 तारीख को 21 तारीख को अगस्त को एक मरासला जारी किया है कि जी गंदम का रेट ऊपर जरा इसको कंट्रोल करो। जब किसी चीज़ को डीरेगुलेट करते हैं तो उसको फिर आप रेगुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले एक मरासला जारी किया है पंजाब हुकूमत ने कि इसकी बैनुल सूबाई पाबंदी, जो कि टोटली इनलीगल है, कानून की फूड सिक्योरिटी के खिलाफ है, वो जो हुकूमत नहीं कर सकती। यानी कि अगर काश्तकार को कहीं थोड़ा फायदा होने लगता है तो हुकूमत दरमियान में रुकावट आ जाती है। लेकिन ना जब डीरेगुलेशन किया तो हुकूमत रोटी का रेट तय नहीं कर सकती है, हुकूमत आटे का रेट नहीं तय, लेकिन हुकूमत उस पर बज़िद थी। यही वजह है कि काश्तकार अब सोचता है कि मैं अगले साल गंदम में काश्त में बहुत बड़ी कमी लेके आऊँ।
अगर वो 30-40% कमी लेके आ जाता है, आपके पास डॉलर नहीं है कि आप बाहर से लेके आए। तो इसलिए चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि वो काश्तकारों के साथ बैठ के अपना इत्मीनान बहाल करे। उसकी वजह यह है, एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो बाप ने कहा बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस है इस बात का मेरा तुमसे इत्मीनान उठ गया। और अगर इस वक्त काश्तकार में और हुकूमत में दरमियान इत्मीनान का फुकदान बहुत बड़ा मामला है। ये सिर्फ पंजाब के किसानों के हवाले से मैं बात नहीं कर रही हूँ, पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और आने वाले दिनों में से ये तमाम सूबाई हुकूमतों के लिए इम्तिहान की घड़ी है कि उन्होंने इस वक्त अपने लोगों पर अपनी एतमाद साजी को एक बार फिर से बहाल करना है। मेरे पास कोई 1.5 मिनट रह गए, पर मुख्तसर से एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रही हूँ। एक बात तर्ज कर दूं लाइटर नोट पे, इंडियन पंजाब में सैलाब आया है। वहाँ के जो गुलकार हैं, अदाकार हैं, वो 20-20 गांव अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी बहाली के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी तक किसी एक स्टार को तौफीक नहीं हुई। इसार राना ये भी देखें, ये जो मार पड़ती है ना कौमों को इज्तिमाई तौर पे फितरत की तरफ से, उसकी एक वजह ये भी होती है, क्या वो दिन थे कि जब इस तरह का बहरान आता था तो हमारे जो सुपरस्टार होते थे वो ट्रक पे बैठ के तो चंदा इकट्ठा किया करते थे। और क्या ये दौर है कि अब मैं तरस रहा हूं कि कोई एक अनाउंसमेंट आए, एक अधिका क्या नहीं है, वो भी मीडिया कवरेज के बगैर निकलती है। और एक, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, अहमद शहजाद साहब जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्से हैं, वो भी हमें बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो हमने उनकी वीडियोस देखी हैं, अपना ट्राउजर उन्होंने ऊपर किया हुआ है, आम से सादा से कपड़े पहने हुए हैं, लोगों की जा के मदद कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको देख के ये मालूम नहीं होता कि वो किसी शायद पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ये सब कुछ कर रहे हो। तो जो कर रहा है उसको भी हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे, और जो आगे कर सकते हैं यकीन जानिए ये कौम आपकी भी बड़ी शुक्रगुजार होगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।